नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप जो हिंदी विषय को लेकर के विभिन्न गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आई होप जो 11th-12th की जो बुक्स हैं उनको पढ़ कर के हम उन प्रश्नों के हिंदी के जो प्रश्न आते हैं उनका हम अच्छी प्रकार से आंसर दे सकेंगे। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो आइए चलते हैं। आज पार्ट 9 है, 9 पार्ट है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो अंतरागद्य खंड का ये पार्ट है ना, जो कि जिसके कि इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कुछ, तो उनको देखेंगे। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह कैसी विधा है। यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। ददरी मेले में दिया गया भाषण का एक अंश है। एक मेला हुआ ददरी में। ददरी कहाँ है, आइए देखेंगे आगे। कहानीकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कहानीकार कौन है इसमें? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कुछ। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माँ सरस्वती की आराधना में जीवन भर लगे रहे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जीवन भर लगे रहे। तो 34 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। उनकी मुख्य रचनाओं में हम पढ़ते हैं कि नील देवी, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवते, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, पाखंड विडम्बना, विद्या सुंदर, धनंजय विजय आदि। उनके जो नाटक हैं, महत्वपूर्ण नाटक हैं कुछ, जैसे अंधेर नगरी है ना, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस और विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, कह सकते हैं लगभग सभी नाटक जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। उनका काव्य संग्रह की बात क्या करते हैं। प्रेम फुलवारी आती है उनकी, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका। अगर प्रेम शब्द आ जाए तो किसके नाटक याद आएंगे आपको? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य संग्रह। पत्र पत्रिकाओं में जब चलते हैं, कवि बच्चन सुधा, ये क्वेश्चन अनेक बार आया है। कवि बच्चन सुधा किसकी रचना है? तो कह सकते हैं कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचना है। हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये दो इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो भाषा शैली है रचनाओं की, उनमें क्या है कि विचारात्मक, उन्होंने विचार किए, व्यंग भी किए, सरलता, सहजता और बोधगम्यता भी है। तत्सम तद्भव और देशज और विदेशी, लगभग सभी शब्दों का तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी, उत्पत्ति की दृष्टि जो शब्द हैं उन्होंने उनका प्रयोग किया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। पुनरुत्थानवादी और आधुनिकतावादी शैली भी उनकी दिखाई देती है। अर्थात पुनरुत्थान, दोबारा से उत्थान कैसे हुआ, उस प्रकार की शैली। तो पाठ में चलते हैं। क्या है कि पाठ में दिया गया एक आलोचनात्मक निबंध है। कैसा? आलोचनात्मक, जिसमें किसी के बारे में किसी दूसरे की बुराई की जाए, वह क्या है? आलोचना होती है। तो आलोचनात्मक निबंध भारतेंदु जी ने ददरी मेले के अवसर पर बलिया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो बलिया कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो उसी यूपी में बलिया एक जिला है, वहाँ पर एक ददरी नामक स्थान है जहाँ पर यह मेला उठता है। तो उसमें एक उत्साहवर्धक भाषण और व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया। क्या किया कि एक आलोचनात्मक निबंध को उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस निबंध में साहित्यकार ने भारतीय दुर्दशा के लिए, भारत की जो दुर्दशा है उसके लिए अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को जिम्मेदार माना है। तो दूसरी तरफ भारतीय नागरिकों में विद्यमान आलस्य, अशिक्षा, अकर्मण्यता, दिशाहीनता को भी जिम्मेदार माना है। वे कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उत्साहवर्धक भाषण और व्याख्यान दिया उन्होंने वहाँ पर, उसमें कहाँ पर? बलिया जिले, जो ददरी मेला था बलिया में, यूपी में हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने भाषण दिए, व्याख्यान दिए। और वो व्याख्यान कैसे माने उन्होंने? कि उन्होंने माना कि जो भारत की जो आज की दुर्दशा है वह अंग्रेजों की वजह से ही नहीं है। तो इसमें दूसरी तरफ क्या है? भारतीय नागरिक भी विद्यमान है।
तो उनकी जो आलस है, आलस्यता है, उनकी जो अशिक्षा है, अकर्मण्यता है ना, और जो दिशाहीनता है, उसको भी उन्होंने जिम्मेदार माना। तो इस निबंध में भारतेंदु ने भारतीयों में भारतीय अस्मिता को स्थापित करने के लिए ललकारा है। अर्थात जो भारतीयों में ये सभी जो खो चुके हैं लोग, उस अस्मिता को, उस आलसपन को दूर भगाने का उन्होंने प्रण लिया है, या उसके लिए उन्होंने, लेखक ने लोगों को ललकारा है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि आपकी समझ में तो आ रहा होगा ना, आई होप, मैं जान रहा हूँ। फिर भी तो भारतेंदु ने भारतवासियों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करना चाहा। भारतेंदु जी ने क्या किया कि भारतवासियों में नेतृत्व की जो क्षमता है, वे कहते हैं कि लेखक में नेतृत्व की जो क्षमता है ना, लोगों के सामने बोलने की, नेतृत्व करने की जो क्षमता है, उसको विकसित करना चाहा। और कई देशों की गुलामी, कई दशकों की गुलामी ने हमारी नेतृत्व क्षमता को हतोत्साहित कर दिया है। वे कहते हैं कि कई दशकों की जो गुलामी है, कई वर्षों से जो हम गुलामी झेलते आ रहे हैं, उन्होंने नेतृत्व क्षमता को हतोत्साहित कर दिया है, अर्थात बिल्कुल निराश कर दिया है, कह सकते हैं। इसलिए हम अंग्रेज़ों के पिछलग्गू बन गए हैं, अर्थात उनके पीछे पीछे चलने वाले। पिछलग्गू का मतलब पीछे पीछे चलने वाले। भारत को सांस्कृतिक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम अपना नेतृत्व स्वयं करना सीख लें। इस सृजनात्मक विचारधारा का सकारात्मक परिणाम हमें गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, अंबेडकर आदि के लोकतांत्रिक नेतृत्व में दृष्टिगोचर होता है। कहाँ पर? उनके लोकतांत्रिक नेतृत्व जो किया था, किनके उदाहरण ले सकते हैं? गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस के, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, है ना। तो भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के विरोधी तो थे, जो भारतेंदु जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लेखक हैं, वो अंग्रेजों के विरोधी तो थे, लेकिन पाश्चात्य में पीछे वाली आधुनिकतावादी संस्कृति के नहीं। उन्होंने बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट साहब की खुलकर प्रशंसा की। बलिया के कलेक्टर थे रॉबर्ट साहब, उनकी खुलकर प्रशंसा की। साहित्यकार ने अकबर, बीरबल, टोडरमल की धार्मिक सहिष्णुता, तीक्ष्ण नेतृत्व क्षमता, भू राजस्व नीतियों के कारण उनकी सराहना की, है ना। जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए थे प्राचीन समय में, अकबर हुआ, जैसे बीरबल हुआ, टोडरमल हुआ, तो उनमें क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता थी, तीक्ष्ण नेतृत्व की क्षमता थी, और भू राजस्व नीति के कारण उनकी सराहना, जो विभिन्न प्रकार के राजा हुआ करते थे प्राचीन समय में, उनकी सराहना हुआ करती थी, उनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते थे। उनका उदाहरण दिया भारतेंदु जी ने। भारतेंदु ने भारतवासियों की तुलना रेलगाड़ी के डिब्बों से की। किससे? रेलगाड़ी के डिब्बों से, के पीछे लगने वाले, पिछलग्गू कह सकते हैं। किसके पीछे? अंग्रेजों के पीछे लगने वाले। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम भारतवासी बिना नेतृत्व के नहीं चल सकते। ये धार्मिक पौराणिक उदाहरणों द्वारा सिद्ध करते हैं कि अगर भारतीयों को कोई बल और पराक्रम याद दिला दे तो ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। उनकी जो समझ थी, उन्होंने सोचा कि अगर उनको, जो भारतीयों को कोई बल और पराक्रम की याद दिला दे कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे, कह सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से पराक्रम किया, किस प्रकार का बल था उनमें, किस प्रकार की नेतृत्व की जो भावना थी, नेतृत्व की जो क्षमता थी, वह कैसी थी, तो इस सब को याद दिला दे तो कह सकते हैं कि इनमें भी नेतृत्व की क्षमता विकसित होगी। आगे चलते हैं कि भारतेंदु इतिहास के मर्मज्ञ चित्रक हैं, अर्थात इतिहास को उन्होंने अच्छी प्रकार से रूबरू हुए थे। एक मार्मिक भेद उनमें था। उन्हें इतिहास की गतिशील नब्ज की पहचान थी। वे जानते थे कि इतिहास किस प्रकार से चलता है, कैसे चल सकता है। भारत गुलाम क्यों हुआ, वे जानते थे। भारत के विभाजित होने के कारण क्या थे, है ना। क्षेत्रवाद कह सकते हैं, क्षेत्रवाद, अकर्मण्यता, धर्म भीरुता, आलस्य आदि कुप्रतियों के कारण ही भारतीय अस्मिता जो है, कह सकते हैं कि यह खतरे में पड़ गई थी।
कैसे? क्योंकि लोग जो थे अकर्मण्य थे, काम करना नहीं चाहते थे, धर्म भीरु थे, धर्म के नाम पर लोग डरते थे, आलस करते थे किसी भी कार्य को करने में। तो इन सभी जो कुप्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति हैं, उन्हीं के कारण जो भारतीय अस्मिता है, भारतीय जो आन बान शान है, वह खतरे में पड़ी। आगे तो उसके अतिरिक्त जमींदारी प्रथा एवं सामंतवाद जैसी भयावह कुरीतियों ने भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को चकनाचूर किया। आगे चलते हैं कि भारतेंदु पुनरुत्थानवादी साहित्यकार है। क्या? भारतेंदु जी जो हैं पुनरुत्थान अर्थात जो लोगों का विकास है वे पुनः से चाहते थे, कह सकते हैं। उनके विचारों में आधुनिकता के साथ ही भारतेंदु जी पुनरुत्थानवादी, समाज सुधारक, साहित्यकार है ना हैं। उनके समय में आम जनता को अपने देश भारत के अतीत का गौरव भूल सी हो गई थी, कह सकते हैं। ये सब जानबूझकर नहीं हुआ था। क्या? वे जानते थे कि यह सब जानबूझकर नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजी शासन, उनका भय, आतंक, दमनकारी रवैया, भारतीयों का अशिक्षित होना इसके लिए जिम्मेदार था। अर्थात इन्हीं कारणों को मानते थे कि अंग्रेज जो हैं भारत पर राज्य कर रहे हैं। आज भारत जो है, भारत के जो लोग जो हैं वो गुलामी झेल रहे हैं। इन सब कारणों को वे जिम्मेदार मानते थे। अतः भारतेंदु जी के सामने सबसे मुख्य प्रश्न था क्या? कि समस्या यही थी कि भारतीयों का पुनर्जागरण किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों के मन में चेतना जागृत की जाए, लोगों को पराक्रम की याद दिलाई जाए। उनका जो बल है वह अभी भी उनकी भुजाओं में ही है, उस प्रकार की याद उन्हें दिलाई जाए। अर्थात भारत के लोग जो अतीत का गौरव, भारत का महान इतिहास भूल गए हैं। जो प्राचीन समय में क्या था, भारत का जो अतीत था उसका एक अलग से ही गौरव है, उसको आज लोग भूल चुके हैं। उस इतिहास को, उसे नाटकों, रंगमंचीय कला के माध्यम से बताया जाए, लोगों को बताया जाए। अतः वे अपने नाटकों का कथ्य चयन भी इसी प्रकार का रखते थे। तभी इनके विचारों में आधुनिकतावाद के साथ अतीतोन्मुखी परंपरा का बोध मिलता है। वे भारतीयों को वैश्व स्तर पर उनका योगदान दिलाना चाहते थे, याद दिलाना चाहते थे। अर्थात जो भारतीय हैं, इंडियंस जो हैं, उनका एक पूरे संसार में विश्व स्तर पर क्या योगदान है उसको याद दिलाना उनका परम उद्देश्य था। वे बताते हैं कि भारतीयों ने खगोल शास्त्र, गणितीय प्रणाली, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, दर्शन, आध्यात्मवाद, समझ रहे हैं, तो संस्कृति आदि के क्षेत्र में विश्व स्तर पर योगदान दिया है। अर्थात कह सकते हैं कि जो भारतीय जो चिकित्सा प्रणाली है, खगोल शास्त्र है, गणितीय प्रणाली है, कह सकते हैं कि जो प्राचीन जो समय में जब देखा करते हैं कि अनेक जो खगोल शास्त्री, गणितज्ञ जो हुए, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, इन सब की जो विद्या अर्जन की जाती थी प्राचीन समय में, नालंदा और तक्षशिला 2 ही ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसकी की ख्याति पूरे विश्व भर में थी, जहाँ पर अनेक विदेशी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहीं पर आते थे। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अर्थात यही कारण है कि भारत सोने की चिड़िया है। क्या इसमें सोना थोड़ी दिखाई देता है? अर्थात यही कारण है कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। अतः आज हमें फिर से अपने योगदान, अपने ज्ञान, ताकत, उसको याद करने की ज़रूरत है। कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने कि अपने पौरुष को पहचानने की आवश्यकता है। वे आगे यह बताते हैं कि भारत विश्व विकास की दौड़ में इसी अज्ञानता की वजह से पिछड़ रहा है। अर्थात लोग अज्ञान हैं अभी भी, कह सकते हैं, और हम अपनी पुरातन रूढ़ियों की वजह से ही, जो प्राचीन समय से चली आ रही रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, उन्हीं की वजह से विकास की दौड़ में आज हम पिछड़ गए हैं। भारतेंदु के अनुसार मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अति महत्वपूर्ण है। वे समझते हैं कि यह मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, यह अत्यंत दुर्लभ है ना, अति महत्वपूर्ण है। मनुष्य को कायरों की भांति जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको समग्र सम विशेष अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।
उसको अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, जहाँ मौका मिले वहीं पर चौका उसको लगाना चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस विचारधारा का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण भारतवासियों को भारत के समग्र विकास एवं उन्नति हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। अर्थात जो इंडियंस पीपल हैं, कह सकते हैं कि उनको समग्र विकास, समग्र मीन्स पूरी तरह से विकास के लिए और उसकी उन्नति हेतु, निरंतर उन्नति हेतु कैसा रहना चाहिए? प्रयत्नशील रहना चाहिए। भारतेंदु जी ने राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत हित को महत्व नहीं दिया। वे केवल स्वयं का ही महत्व सिद्ध नहीं करना चाहते। तो यह साहित्यकार का प्रगतिशील दृष्टिकोण है। उनका एक अलग से ही नज़रिया है, दृष्टिकोण है, कह सकते हैं। कैसा नज़रिया? प्रगतिशील, कि देश जो है प्रगतिशील हो, देश उन्नति करे। आगे वह कहते हैं कि भारतेंदु जी ने भारतीय संस्कृति की अस्मिता के उद्धार हेतु निवृत्तिमूलक पलायनवादी विचारों के स्थान पर प्रवृत्तिमूलक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। भारतेंदु जी ने भारतीय संस्कृति के अस्मिता अर्थात इसकी आन बान शान को बचाए रखने के लिए उद्धार हेतु निवृत्तिमूलक और पलायनवादी विचारों के स्थान पर, अर्थात लोग जो भूल गए हैं, लोगों के जो दिमाग से उतर गए हैं, पलायन कर गए हैं, उनके विचारों के स्थान पर प्रवृत्ति मूलक अर्थात व्यवहारवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया कि लोग अब भी जानें, समझें, अपने व्यवहार को बदलें। तो उनके अनुसार भारत में जितना कोई निकम्मा होता है उसे उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। हालांकि इस प्रवृत्ति ने आज भी भारत को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ मानसिक श्रम की अपेक्षा शारीरिक परिश्रम को महत्व दिया जाता है। आज भी देखते हैं लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, क्यों? उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के श्रम का समान महत्व देकर श्रमजीवी संस्कृति को समेकित धरातल प्रदान किया था। वे न केवल मानसिक ही श्रम करते थे बल्कि शारीरिक मेहनत भी करते थे। वे अपने आश्रम में अनेक प्रकार के कार्य जो हैं, छोटे से छोटे कार्य, झाड़ू आदि से लेकर के सब कुछ किया करते थे। भारतेंदु जी भारतवासियों को समय के साथ चलने के लिए कहते हैं। वे चाहते हैं कि भारतवासी अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरी ताकतों का मोहताज न रहें। वे चाहते थे कि भारतवासी अपनी आवश्यकता हैं जो कि मूलभूत रोटी, कपड़ा, मकान आदि, उनकी आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरी ताकत जो हैं उनके मोहताज या उनकी ओर उन्हें जाना ना पड़े, किसी दूसरे पर उन्हें हाथ फैलाना ना पड़े। भारतेंदु जी ने भारतवासियों में उत्साह का संचार करने के लिए ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। अनेक प्रकार के उदाहरण दिए उन्होंने। भारतेंदु जी इतिहास की गंभीर अवधारणा की जानकारी रखते थे। उपयुक्त तथाकथित संदर्भों का प्रयोग भारतेंदु जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना को समेकित रूप दिया। भारतेंदु जी भारत के कण कण में उन्नति एवं अभ्युत्थान देखना चाहते थे। भारतेंदु जी का दृष्टिकोण जो है अद्भुत है, कह सकते हैं। वे भारत के कण कण में उन्नति देखना अर्थात अभ्युत्थान, उत्थान कह सकते हैं, दोबारा से उत्थान चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, मानवीय, धार्मिक तथा आर्थिक आदि क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो, संपन्न हो। सभी तरह से लोग जो हैं संपन्न हो, उनका सर्वांगीण पूरी तरह से विकास हो, है ना। भारतेंदु जी ने भारतीय समस्याओं का बहुत सूक्ष्म विचार विश्लेषण किया। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही कि भारतेंदु जी ने भारतीय समस्याओं का एक सूक्ष्म अंदर से सूक्ष्म विचार विश्लेषण किया। वे समस्या मुक्त भारतीयता के हिमायती थे, अर्थात वे चाहते थे कि भारत देश जो है यह समस्या मुक्त होना चाहिए। हिमायती में हित चाहने वाले। आगे चलते हैं कि वे धर्म नीति के समर्थ हिमायती थे। धर्म नीति अर्थात धर्म के भी समर्थ हिमायती थे, कह सकते हैं कि हमें लेकिन वे धर्मांधता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि तात्कालिक दोषों से मुक्त होने की तरफ भी इशारा करते थे। वे चाहते थे कि जो धर्मांधता है, धर्म को लेकर के जो अंधता है लोगों में, या सांप्रदायिकता है,
कि एक दूसरे में हीन भावना से देखना, क्षेत्रवाद है, अनेक प्रकार के ये मेरा क्षेत्र है। तो इस प्रकार की जो भावना है, उन दोषों से मुक्त होने की भी, उन दोषों से लोगों को मुक्त होना चाहिए, यह भी वे इशारा करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विचारों में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति की प्रार्थना अखिल भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए खटकती है। वे तीज त्योहार की नैतिक, मानवीय, वैज्ञानिक व्याख्या के हिमायती थे, है ना। वैज्ञानिक व्याख्या के हिमायती थे कि लोगों का जो चरित्र है, नैतिक मानवीय गुण लोगों में होने चाहिए। वे नारी शोषण से भी खिलाफ थे, दलित शोषण से भी खिलाफ थे, और किसी भी कुप्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ थे कि लोगों की जो कुप्रवृत्ति है, बुरी प्रवृत्ति है, इसको त्याग देना चाहिए। भारतेंदु सौहार्द सांप्रदायिकता के कारण ही मुसलमानी संस्कृति को पूर्ण तार्किकता और आधुनिकता से जोड़ना चाहते थे। अर्थात एक सौहार्द की भावना थी, किसी संप्रदाय विशेष के प्रति एक सौहार्द की भावना उनमें मिलती है। वे भारतीय जनता को किसी प्रकार के कृपा पात्र के मोहताज नहीं रखना चाहते थे। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। सो गाइस, धन्यवाद, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।